स्वागत है आप सभी का जीके निधि क्लासेस में। आज की क्लास में जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? गेंडा, शेर, बाघ, भालू। आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो तो उत्तर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था लेकिन अब अरविंद आश्रम है, कौन सा है? चेन्नई, अंडमान, पौंडीचेरी, गोवा। तो इसका सही आंसर होगा पौंडीचेरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा अपतटीय तेल क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए कालिदास है। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कालिदास की रचनाएं, जैसे कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ऋतु संहार, ये सब कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कालिदास मुख्य रूप से इस संस्कृत कवि और नाटककार थे। कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को ही कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछते हैं, किसके दरबार में से संबंधित माने जाते हैं? तो चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वेदव्यास। इनका अन्य नाम है, इन्हें कृष्ण देवपायन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नाम हो गया उनका। इन्हें 18 पुराणों का संकलन का जो श्रेय है इन्हीं वेदव्यास को ही जाता है। वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र के भी यही रचयिता हैं। अगला ऑप्शन तुलसीदास है। इन्होंने रामचरितमानस लिखा है।
किस भाषा में? तो अवधी भाषा में। आप लोग हिंदी में भी पढ़ते होंगे तुलसीदास को, इनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। अगला ऑप्शन है हमारा कौटिल्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री व गुरु थे। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, तो इन चाणक्य विष्णुगुप्त नाम इस कौटिल्य का ही नाम है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में आपके। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र इन्होंने कौटिल्य ने ही लिखा है। इस अर्थशास्त्र में ही सप्तांग जो सिद्धांत है इसका वर्णन मिलता है। ये थे कुछ इन सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी। तो इस प्रश्न का आंसर है महाभारत का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो लाल किले तो सभी जानते होंगे किसने बनवाया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। लाल किला है कहाँ पे? तो ये दिल्ली में है। शाहजहां के ही काल को स्थापत्य काल कहा जाता है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, शेरशाह सूर्यवंश के संस्थापक। कब से? 1540 से लेकर 1545 तक सूर्यवंश का संस्थापक रहे। शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक रहा। शेरशाह ने ही जीटी रोड बनवाया था। जीटी रोड बनवाया इन्होंने। चांदी का रुपया, यानी मुद्रा को बहुत ही व्यवस्थित रूप दिया। शेरशाह का जो मकबरा है, शेरशाह का मकबरा ये सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में इनका मकबरा है। और इन्होंने ही पुराना किला, शेरशाह ने ही पुराना किला दिल्ली का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। अगला ऑप्शन है हुमायूं। तो बाबर का पुत्र, दूसरा मुगल सम्राट था। बाबर का पुत्र, दूसरा मुगल सम्राट हुमायूं। इनका शासनकाल 1530 से लेकर 1540 तक, और फिर दोबारा भी बैठा है, दोबारा भी शासन काल रहा है इनका 1555 से लेकर 1556 तक। इन्होंने हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं नामा ये पुस्तक लिखी थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं पर लिखी है पुस्तक गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नाम से।
माई की मृत्यु सीढ़ियों के गिरने से, पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने से की मृत्यु हो गई थी। अगला ऑप्शन पे अकबर, इनका शासनकाल रहा 1556 से लेकर 1605 तक। उन्होंने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी राजधानी बनी। बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, जोधा भाई का महल, ये सब इन्हीं अकबर का ही बनवाया हुआ है। और आगरा किले का जो निर्माण है, आगरा का किला, इसका पुनर्निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से करवाया। अकबर ने ही दीन इलाही की शुरुआत की। दीन इलाही की शुरुआत करते हैं कब? 1582 में। दीन इलाही का मतलब हर धर्म का रिस्पेक्ट। अगला ऑप्शन शाहजहां है। शाहजहां का शासनकाल है 1628 से लेकर 1658 तक, तो इनका शासनकाल है। और इन्होंने दिल्ली में ही लाल किले का निर्माण कराया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया कब था? तो 1638 से लेकर 1648 के बीच दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया। शाहजहां ने ही शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली की स्थापना की। इसी को पुरानी दिल्ली कहते हैं। शाहजहानाबाद की स्थापना की। शाहजहां ने ही ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया। और शाहजहां को ही प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर शाहजहां है। अगला प्रश्न है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म में। हिंदू धर्म की बात करें तो ये सबसे प्राचीन धर्म है, प्राचीनतम धर्म कहें। इसी हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हिंदू धर्म के 4 ग्रंथ की बात करें, हिंदू धर्म के ग्रंथ 4 वेद, उपनिषद, रामायण, सब हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं। अगला ऑप्शन है सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं। सिख धर्म का ग्रंथ की गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म का ग्रंथ है। वही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1699 किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला ऑप्शन जैन धर्म है। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव।
ऋषभदेव, इन्हें ही आदिनाथ कहा जाता है। ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है, ये पहले तीर्थंकर थे। और 23वें पूछे, 23वें तीर्थंकर का नाम, तो पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। और अंतिम यानी 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म में ही 3 रत्न, जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। जैन धर्म के सिद्धांत, तो अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, ये सब सिद्धांत हैं जैन धर्म के। अगला ऑप्शन है हमारा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के संस्थापक हैं। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग बताए इन्होंने बुद्ध धर्म में। बुद्ध धर्म का ग्रंथ पूछा जाए तो उसका ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। ज्ञान पूछे बोध गया में, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर, प्रश्न नंबर 6 का आंसर है जैन धर्म। अगले प्रश्न में चलते हैं। शाकुंतलम लिखी थी कालिदास, भास, कंबन, अश्वघोष। तो इसका सही आंसर है कालिदास। भाई दूसरे ऑप्शन में भास, तो भास ये प्राचीन संस्कृत नाटककार हैं। ये भास एक प्राचीन संस्कृत नाटककार थे। इनके कम से कम 13 नाटक उपलब्ध हैं भास के। भास की रचनाएं, इन्होंने स्वप्न वासदत्ता, प्रतिज्ञा योगंधरायणम पुस्तक की अन्य पुस्तक है उरुभंगम, और दूतवाक्यम। तो ये कुछ भास की पुस्तकें हैं। अगला ऑप्शन कंबन, तो ये एक प्रसिद्ध तमिल कवि है। इनकी रचना है कम्ब रामायण लिखी थी इन्होंने, और ये चोल काल से संबंधित है। अगला ऑप्शन है अश्वघोष, ये एक बौद्ध कवि और दार्शनिक हैं। अश्वघोष ने ही
बुद्ध चरित लिखा। एक और रचना है इनकी सौंदरनंद करके कुछ है, सौंदरनंद। दो रचनाएं हैं इनकी, बुद्ध चरित और सौंदरनंद। अश्वघोष किसके दरबार से जुड़े थे? तो कनिष्क के दरबार से जुड़े थे, कनिष्क के दरबार से जुड़े थे अश्वघोष। तो शाकुंतलम इसका आंसर है कालिदास। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था जिसने? मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, सिखों ने? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं मुगल। तो मुगल के संस्थापक हैं बाबर। 1526 में मुगल वंश की स्थापना करते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती कब है? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। उस समय मुगल साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो गया था और उस समय मुगल सम्राट था कौन? उस समय का जो मुगल सम्राट था वो शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय कह सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा अफगान। तो 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे और अफगानों के बीच होते हैं। मराठे और अफगानों के बीच होती है और इन्हीं अफगानों ने ही मराठों को पराजित किया था। तो इस प्रश्न का आंसर है अफगान। इस युद्ध में मराठे सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव राव भाव करके थे व्यक्ति। इन्होंने मराठा नेतृत्व किया। इन्हीं मराठों में जो विश्वास राव थे, यानी पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र, ये युद्ध में मारे जाते हैं। यहीं से मराठों की हार हो जाती है। अब अफगानों की तरफ से कौन था? अफगानों का नेतृत्व कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली। इन्हें दुर्रानी भी कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी। तो अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली ने नेतृत्व किया था। अगला ऑप्शन हमारा अंग्रेज है। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की सन 1600 में और 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध सभी अंग्रेजों के द्वारा लड़े गए थे। लिख देते हैं 1757 प्लासी,
1764 बक्सर का युद्ध। अगला ऑप्शन है हमारा सिख, तो महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने ही सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन जो तीसरा पानीपत युद्ध हुआ था उसमें सिखों ने मराठों की ओर से युद्ध नहीं लड़ा था। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर बी है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो ये तो सबको मालूम ही होगा। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। इन्हें ही लोकमान्य की उपाधि मिली। लोकमान्य की उपाधि। इसके बाद इन्होंने मराठी समाचार पत्र, जो कि इंग्लिश में था, इंग्लिश भाषा में, केसरी समाचार पत्र, ये मराठी भाषा में। तो ये दो पत्रिकाएं लिखी। लोकमान्य तिलक ने ही 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। अगला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। उनका नारा था तुम मुझे खून दो तुम्हें आज़ादी देंगे। और एक नारा और दिया था इन्होंने, जय हिंद का नारा इन्हीं का है। जय हिंद का भी नारा दिया। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद सरकार। उन्नीस सौ 43 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सन 1943 में की। अगला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ही ड्रेन थ्योरी दी, धन निष्कासन का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1903 ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो ईयर को ध्यान में रखिएगा, इन वर्षों को, 1886, 1896, 1903। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे। डी ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध हैं, पंजाब केसरी इन्हीं का नाम से। और लाल बाल पाल ये त्रिकर सदस्य भी रहे हैं। तो साइमन कमीशन के विरोध में जब लाठीचार्ज हुई थी, लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन, बृहदत्त। ऑप्शन ए की बात करें, बिंदुसार, तो ये
चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। और अशोक के पिता थे। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात कहा। अमित्रघात इसी का नाम है। ये देख लें तो इसका शासन, बिंदुसार का शासन है 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व, इतने तक शासन रहा। 297 से लेकर 273। और क्या है, डायमेकस। डायमेकस एक यूनानी राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक। किस वर्ष की थी? 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य इन्हीं के प्रधानमंत्री थे। इनके प्रधानमंत्री इनके गुरु। तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पराजित किया। और अंत में जैन धर्म अपनाकर श्रवण बेलगोला में जो सरलेखना विधि है, सरलेखना विधि यानी उपवास से देह त्यागा। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ऑप्शन सी है देव बर्मन, ये मौर्य वंश के उत्तरवर्ती शासक रहे हैं। मौर्य वंश के उत्तरवर्ती शासक। वृहदत्त अंतिम मौर्य वंश के अंतिम शासक रहे। उसके बाद 185 ईसा पूर्व में उसका सेनापति रहता है। उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग है। वृहदत्त की हत्या करके उसके साथ मौर्य वंश का अंत होता है और शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। तो अंतिम मौर्य शासक है वृहदत्त। अगला प्रश्न है, प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? तो इसका आंसर होगा 6ठी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है? अपठनीय मतलब जो पढ़ी ना जा सके, जो पढ़ी नहीं जा सके, अपठनीय, यही इसका आंसर है। अब इसकी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है अपठनीय है। इसमें अभी केवल 400 से लेकर 600 चिन्ह मिलते हैं इसके। इसे राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। भी ये लिपि कह सकते हैं कि मोहरों पे, सील, ताम्रपट्टों, मिट्टी की वस्तुओं पर ये लिपि के चिन्ह मिलते हैं। ऑप्शन बी में देख लेते हैं संस्कृत। तो वैदिक साहित्य की प्रमुख भाषा रही है संस्कृत। वो पूछे कि वैदिक साहित्य में
कौन सी भाषा प्रमुख थी? तो संस्कृत। संस्कृत एक मुख्य भाषा रही। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और ये संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत में ही लिखा गया है। अगला बात करते हैं, अगली भाषा है हमारा फारसी। तो फारसी मध्यकाल की भाषा रही, मुगलों की मध्यकाल में प्रमुख भाषा रही। दिल्ली और मुगल की एक राजकीय भाषा रही। फारसी में पुस्तकों की बात करें तो अकबरनामा, आईने अकबरी, ये सभी फारसी में ही लिखी हुई हैं। हुमायूंनामा हो गई, ये सभी फारसी भाषा में लिखी पुस्तकें हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। सोना की बात करें तो ऑप्शन ए में है। तो हड़प्पा में सोने से हार बनाए जाते थे, आभूषण। और सोने जो है लाए कहाँ से जाता था? सोने से हार वगैरह बनाए गए हैं हड़प्पा से। लेकिन सोना आता कहाँ से था? तो ये कोलार से लाया जाता था। दक्षिण भारत, कोलार दक्षिण भारत में है, वहीं से सोना लाया जाता था। चांदी, तो चांदी से आभूषण वगैरह, बर्तन, ये सभी निर्माण किए जाते थे चांदी से। सोने की अपेक्षा चांदी का ज़्यादा प्रयोग होता था। और लाया कहाँ ज़्यादा, चांदी को लाया कहाँ से जाता था? तो अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान हो गया और ईरान, यहीं से चांदी लाया जाता था। लोहा, तो हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इसका आंसर लोहा है। तो लोहे का प्रयोग कब हुआ? तो वैदिक काल से लोहा का प्रयोग शुरू हुआ, वैदिक काल से। वैदिक काल में लोहा का प्रयोग शुरू हुआ। और जो कांसा था, कांसा को बनाया किससे जाता था? तो कॉपर और टिन को मिला के। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कांसा बनाने में। तो कॉपर और टिन की एक मिश्र धातु है कांसा। हड़प्पा से ही कांसे के औजार, मूर्तियाँ, हथियार, ये सब बनाए जाते थे। और कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति, ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, कनिष्क ने शक काल की शुरुआत की थी। जो कनिष्क है कुषाण वंश का, एक महान शासक था। इसकी राजधानी थी पुरुषपुर। और इसी के शासन में चौथी बौद्ध संगति हुई।
कहाँ पे? कश्मीर में, कश्मीर कुंडलवन। इसी कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र, ये सब इसके दरबार में रहा करते थे। कनिष्क के टाइम पे ही जो बौद्ध धर्म है दो भाग में बट गया था, महायान और हीनयान। जो कनिष्क था महायान शाखा से संबंधित था। महायान बौद्ध धर्म के विकास में ही इसी कनिष्क ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रश्न का आंसर है 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सैनिक विद्रोह हुआ? सन 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा के अवध का विलय किया। और उस वक्त नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह। अगर नवाब पूछा जाए तो कहेंगे नवाब वाजिद अली शाह थे। तो इस प्रश्न का आंसर है अवध। बंगाल की बात करें तो 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध लड़ा गया। 1905 में ही 1905 में कर्जन थे, इन्होंने ही बंगाल का विभाजन किया, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में कर्जन ने किया। और इसी के विरोध में जो विभाजन हो रहा था, इसके विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद से स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया गया। ऑप्शन सी में है मैसूर। तो मैसूर के शासक हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान। कुल मिलाकर 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। चार आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए। और 1799 में चौथा मैसूर युद्ध था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगला ऑप्शन दिल्ली है। दिल्ली 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख केंद्र बना दिल्ली। और उसके बाद 1858 में मुग़ल शासन का अंत हो जाता है। मुग़ल शासन समाप्त हो जाता है 1858 में। तो इस प्रश्न का आंसर है अवध। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? 1947, 1948, 49 या 50। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1950 में। जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तब भारत एक डोमिनियन था। और उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल
माउंट बैटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे स्वतंत्र भारत के। भारत स्वतंत्र तो था लेकिन अभी गणराज्य नहीं बना था। फिर 1948 में 30 जनवरी 1948 जहाँ पे गांधी जी की हत्या हो जाती है, और तब सी राजगोपालाचारी ये भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। लेकिन इस वर्ष भी डोमिनियन दर्जा भारत को नहीं मिल पाया था। फिर 26 नवंबर 1949 में संविधान को अडॉप्ट किया गया। संविधान को अडॉप्ट किया जाता है। उस वक्त संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू होता है और इसी दिन भारत डोमिनियन से पूर्ण गणराज्य बनता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाते हैं। गवर्नर जनरल का जो पद होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। इनका कार्यकाल 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक इनका कार्यकाल रहा। सरदार पटेल तो ये प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री गृह मंत्री बने और देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराया। तो कुल कितनी देसी रियासतों का विलय कराया था? 562 देसी रियासत था इनका भारतीय संघ में विलय कराया। और जब बारदोली सत्याग्रह के बाद से इन्हें सरदार की उपाधि मिली। बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि दी गई। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो पूछता है प्रश्न कि किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू लाए। इनकी पुस्तकें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्हीं की पुस्तक का नाम है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इन्हीं की बुक्स हैं जवाहरलाल नेहरू की। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, असम का प्राचीन नाम है? तो इसका ऑप्शन है बी, कामरूप। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है? तो जैन स्थापत्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? राजशेखर की बात किए जाए तो ये संस्कृत के कवि थे। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि रहे हैं राजशेखर। कवि, नाटककार। राजशेखर की रचनाएं, एक है कपूर मंजरी,
काव्य मीमांसा, बाल रामायण, और एक पुस्तक है बाल भारत। तो राजशेखर की रचनाएं हैं। विशाखा दत्त, तो ये संस्कृत के नाटककार, संस्कृत भाषा के नाटककार रहे हैं। इनकी पुस्तकें हैं इन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी है। मुद्रा राक्षस इन्हीं की पुस्तक है। इसका विषय क्या था मुद्रा राक्षस? तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है मुद्रा राक्षस। एक और रचना है विशाखा दत्त की, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम जो रचना है विशाख दत्त की ही है। तो इसका आंसर है विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम, इन्हें कौटिल्य भी नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र का सप्तांग सिद्धांत, इसी पुस्तक में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है अर्थशास्त्र में। और मौर्य वंश की स्थापना तो जानते हैं 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, औषधि से किसका संबंध नहीं है? धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, ये सभी आपके औषधि से संबंधित हैं। भास्कराचार्य ये नहीं है। भास्कराचार्य हैं कौन? तो ये गणितज्ञ हैं। ये गणितज्ञ व खगोल शास्त्री हैं। भास्कराचार्य के ग्रंथ कौन से लिखे हैं? तो इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, ये पुस्तक है लीलावती। ये दो प्रमुख पुस्तक हैं भास्कराचार्य की। चरक, इनकी चरक संहिता लिखी इन्होंने, चरक संहिता। और ये इनका संबंध इंटरनल मेडिसिन से है, इंटरनल मेडिसिन। बाकी सुश्रुत, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। और ये सर्जरी के जनक कहे जाते हैं। मैं किसका ऑप्शन? भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक की बात करें तो ये मौर्य वंश का महानतम शासक रहा। जब कलिंग का युद्ध रहा, कलिंग का युद्ध, दो 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जब लड़ा अशोक ने, तब से इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। और बौद्ध धर्म को अपनाया। और तीसरी जो बौद्ध संगति रही, थर्ड बौद्ध संगति रही, इसी के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति, अशोक शासन। अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा।
अशोक ने ही धम्म नीति का अपना प्रचार प्रसार किया। ऑप्शन बी देखते हैं, बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र और अशोक का पिता 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व इसका शासनकाल रहा। डायमेकस यूनानी राजदूत इसी बिंदुसार के शासन में आया था। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश का संस्थापक। इसी के शासन में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इसी शासन में आता है और इसकी पुस्तक बहुत पूछता है। इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका मेगास्थनीज की ही पुस्तक है। इसी ने अंत समय में जैन धर्म को अपनाया। श्रवण बेलगोला चला गया, वहाँ पे सल्लेखना विधि से अपना देह त्यागा। तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त। ऑप्शन डी में है पुष्यमित्र शुंग। पूरा नाम इसका पुष्यमित्र शुंग है। ये शुंग वंश का संस्थापक है। 185 ईसा पूर्व में जो अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त थे उसको हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराए और इसी पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित का नाम था पतंजलि इनके पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फाहियान ने किसके शासन काल में भारत का दौरा किया? हर्षवर्धन है पुष्यभूति वंश का। पुष्यभूतिवर्धन वंश का एक महान शासक। इसका शासन काल है हर्षवर्धन का 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन के ही शासन काल में हेनसांग भारत आता है। इसकी राजधानी कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। इसकी रचनाएं एक नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये 3 इसकी हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश का महान शासक था। इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसकी उपाधि। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में फाहियान आता है। जो फाहियान है 399 से लेकर 414 ईस्वी में भारत आता है और इसकी रचना का इसने फू को की इसकी रचना का नाम है। इसमें इसकी यात्रा का वर्णन मिलता है फू को की में।
इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में कालिदास भी रहा करते थे। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी उज्जैनी को। उज्जैनी दूसरी कैपिटल थी। इसका आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था। बी ऑप्शन में लुम्बिनी। तो लुम्बिनी जन्म स्थान है गौतम बुद्ध का। कहाँ पर है लुम्बिनी? तो ये नेपाल में है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ऑप्शन सी में है गया, ये भी वर्तमान बिहार में है। इसी बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष कौन सा था? पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है, उसी के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। और यहीं पे महाबोधि मंदिर भी है। यूनेस्को धरोहर स्थल, एक यूनेस्को धरोहर स्थल भी, ये एक यूनेस्को धरोहर स्थल भी कहा गया है। अगला प्रश्न इसमें, अगला क्वेश्चन सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था, जिसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। सारनाथ है कहाँ पे? तो ये वाराणसी में है, वाराणसी से कुछ दूरी पर है। और अशोक ने यहाँ पे सिंह शीर्ष वाला एक स्तंभ स्थापित कराया, जो बाद में भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना। तो पहला उद्देश्य प्रवचन दिया था सारनाथ में। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सारनाथ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है। तो इसका आंसर हो कंपूचिया यानी कंबोडिया में। अगला प्रश्न है, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? राठौर, ये एक राजपूत वंश था। एक राजपूत वंश था मारवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान की तरफ। गुर्जर प्रतिहार, इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। कन्नौज को राजधानी बनाते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट फर्स्ट ने की थी। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का ही एक महान शासक था। गुर्जर प्रतिहार अरब आक्रमण को रोकने के लिए प्रसिद्ध है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें गुर्जर प्रतिहार थे, एक थे पाल और एक राष्ट्रकूट भी। 3 लोगों के बीच ये त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज को लेके संघर्ष रहते, कन्नौज को लेके लड़ते थे गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान जुड़े हैं इनसे। पृथ्वीराज चौहान प्रमुख शासक हैं चौहान वंश के। इनकी राजधानी पहले आमेर थी, राजधानी आमेर, बाद में दिल्ली बनाया।
बाद में दिल्ली को राजधानी बनाते हैं। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी को हराते हैं। उसके बाद 1192 तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन है पाल। तो पाल वंश की जो स्थापना की थी गोपाल ने। और प्रमुख शासक, पाल वंश के प्रमुख शासक रहे धर्मपाल और देवपाल, ये प्रमुख शासक थे। उनका क्षेत्र था बंगाल और बिहार, ये पाल वंश के प्रमुख क्षेत्र थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा तंजौर में स्थित है ये। अगला प्रश्न है शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? उमर खयाम, ये एक फारसी कवि, गणितज्ञ, और खगोल शास्त्री थे। अगर इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना थी रुबायात उमर खयाम की रचना है, रुबायात ए उमर खयाम। जलाली पंचांग निर्माण में भी उमर खयाम ने अपना योगदान दिया। फिरदौसी, ये फारसी महाकवि, हैं। जो शाहनामा है ये ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। शाहनामा में कुल 60,000 दोहे हैं। ये फिरदौसी महमूद गजनवी से संबंधित हैं। शेख सादी, ये भी फारसी कवि हैं, फारसी कवि व लेखक। इनकी रचनाएं हैं जैसे गुलिस्तान हो गया, गुलिस्तान बुस्तान शेख सादी की रचना है। और शेख सादी को ही मॉरल लिटरेचर, इन्हें मॉरल लिटरेचर के लिए जाना जाता है। अगला ऑप्शन है कौटिल्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य, अर्थशास्त्र के रचयिता। तो मालूम ही है आप लोगों को। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, फिरदौसी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित है? इसका ऑप्शन है ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। बेंटिक का विलय नीति नहीं था, बेंटिक का सती प्रथा था। डलहौजी, चौथा ऑप्शन डलहौजी का था विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
सती प्रथा बेंटिक, कैनिंग थे प्रथम वायसराय, कैनिंग। तो प्रश्न का आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये सही है। सहायक संधि ये थे वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली लाए थे। अगला प्रश्न, मार्को पोलो कौन था? तो ये एक्सप्लोरर था यानी अन्वेषक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय समाचार पत्र था? तो ऑप्शन सी बंगाल गजट, पहला समाचार पत्र, प्रथम भारतीय समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था? तो इसका सही आंसर है लंदन में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, बम का नाम था लिटिल बॉय। और विमान का नाम था इनोला गाय करके नाम था विमान से। 9 अगस्त को नागासाकी पे दूसरा परमाणु बम, नाम था इसका फैटमैन। उसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान आत्मसमर्पण कर देता है। जापान का आत्मसमर्पण की घोषणा करता है और यहीं से दूसरा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसका अंत हो जाता है 1945 में। इस प्रश्न का आंसर है 9 अगस्त 1945। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स यानी कर लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल होता है 1325 से लेकर 1351 तक। इसने राजधानी दिल्ली से हटाकर दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। दिल्ली से दौलताबाद ले गया राजधानी को। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही टोकन करेंसी जारी की। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही, ये कृषि विभाग है, दीवान ए कोही कृषि विभाग की स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब? 1325 से लेकर 1351 इसका शासनकाल है। अलाउद्दीन खिलजी, उनका शासनकाल रहा 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध है तो बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण नीति, मूल नियंत्रण लागू किया। दाग व चेहरा प्रथा, चेहरा व्यवस्था, हुलिया प्रथा को लागू किया। हुलिया प्रथा। फिरोज शाह तुगलक, इसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक। इसी ने ही फिरोजाबाद नगर की स्थापना की।
दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान की स्थापना की। और अशोक के जो स्तंभ मेरठ और टोपरा से दिल्ली मंगवाए। इसने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी, फुतुहात ए फिरोज शाही। तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। बलबन का शासनकाल 1266 से लेकर 1287 तक इसका शासनकाल रहा। बलबन ने ही रक्त एवं लौह की नीति शुरू की। रक्त एवं लौह की नीति बलबन की ही थी। सिजदा व पायबॉस प्रथा को शुरू किया। और ये खुद को कहता था जिल ए इलाही। ये स्वयं को जिल ए इलाही कहता था, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था बलबन। तो ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाने वाला सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो उपाधि भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त की। उपाधि दी किसने थी? तो V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को ये उपाधि दी थी। इस प्रश्न का आंसर है समुद्रगुप्त। यह किसने था? V.A. स्मिथ ने। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी किसने थी, तो V.A. स्मिथ ने दी थी। इसके समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से है? तो एक प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी मिलती है। इसको लिखा किसने था? इसके जो लेखक थे हरिशेन। तो ये दरबारी हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त वीणा वादन में निपुण था। वीणा वादन में निपुण। और उसी के वीणा वादक टाइप्स के जो सिक्के हैं, वीणा वादक बजाते हुए सिक्के भी मिलते हैं समुद्रगुप्त के। तो इस प्रश्न का आंसर है समुद्रगुप्त। तो आज के लिए ये थे इतने प्रश्न, 35 क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।